Hello, everyone. Welcome to our series of Indian Polity, where we shall discuss various issues and concepts related to the field of polity for your UPSC preparation. And today we are going to continue with our series on constitutional bodies. The first video in that series was CAG, Comptroller and Auditor General. And today we are going to discuss Attorney General for India. Alright? तो आज की वीडियो में हम अटॉर्नी जनरल के बारे में देखेंगे. Clear? So what shall we cover in this video? सबसे पहले तो वील गेट आवरसेल्व्स इंट्रोड्यूस टू द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल. ये अटॉर्नी जनरल होता कौन है, ये करता क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी गवर्नमेंट को. फिर हम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल. कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है. ऑलराइट. फिर ब्रीफली वील गेट आवरसेल्व्स अक्वेंटेड विद द पावर्स, ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ अटॉर्नी जनरल, कि इसकी पावर्स, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस क्या हैं. और एंड में हम एडवोकेट जनरल के ऑफिस के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे. व्हाई? बिकॉज एडवोकेट जनरल का जो ऑफिस होता है ना, वो अटॉर्नी जनरल जैसा ही है और एडवोकेट जनरल का ऑफिस भी कॉन्स्टिट्यूशनल है. ऑलराइट. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. नाउ जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट को ना आए दिन, गवर्नमेंट को चाहे वो किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, उसे आए दिन लीगल इश्यूज से डील करना पड़ता है. गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन होगा, कोई भी लेजिस्लेशन होगी, कोई भी काम होगा ना, उसमें लीगल इश्यूज जरूर इन्वॉल्व होंगे. तो गवर्नमेंट को इन सारी चीजों से डील करने के लिए लीगल ओपिनियन की जरूरत पड़ती है, लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती है. गवर्नमेंट कोई भी एक्शन बिना लीगल एडवाइस के नहीं ले सकती. नाउ ये लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को अटॉर्नी जनरल. ऑलराइट. जैसे कि आप इसी चीज को देख लो, गवर्नमेंट ने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आना था तो गवर्नमेंट को कैसे पता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है. गवर्नमेंट को ये कैसे पता होगा कि अगर वो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ले आएगा या बिल ले आएगी तो ये कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा, और अगर कोर्ट में चैलेंज होगा तो इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर देगी कोर्ट. राइट. ये सारे ओपिनियन गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, सारे लीगल ओपिनियन गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, और ये लीगल ओपिनियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है अटॉर्नी जनरल. ऑलराइट. अब अटॉर्नी जनरल का काम सिर्फ लीगल एडवाइस देने का नहीं है. अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है. जैसा कि ना हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट भी कोर्ट्स में इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट भी कोर्ट्स में लिटिगेंट होती है. बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट पार्टी होती है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लॉ कमीशन की 230th रिपोर्ट ने पता क्या कहा था कि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट इन इंडियन कोर्ट्स. बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर द बिगेस्ट लिटिगेंट इन इंडियन कोर्ट्स. मतलब सबसे ज्यादा केसेस गवर्नमेंट फाइल करती है कोर्ट्स में. नाउ गवर्नमेंट अगर कोर्ट्स में फाइल कर रही है केसेस, तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉयर तो होना चाहिए. तो गवर्नमेंट के लॉयर का काम करता है अटॉर्नी जनरल. ऑलराइट. So the Attorney General for India is the Indian government's chief legal advisor and is a primary lawyer in the Supreme Court of India. In simple terms, he is the advocate from government side. Alright. Now, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के बारे में वर्णन किया गया है? वेल, आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डिटेल्स ऑफ द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो आर्टिकल 76 में सारी डिटेल्स दी होंगी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जरूरी है. ऑलराइट. हाँ, करंट अटॉर्नी जनरल इंडिया के कौन है? के वेणुगोपाल. इन्हें 2017 में अपॉइंट करा था उस टाइम के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने. इनका टेन्योर 3 साल का रखा गया था. ऑलराइट. चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 76 को एज इट इज, वर्ड टू वर्ड जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. बिकॉज वर्ड टू वर्ड अगर हम स्टडी करेंगे तो ही हमें एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पता चलेगी अटॉर्नी जनरल की. ऑलराइट. तो आर्टिकल 76 का क्लॉज 1 क्या कहता है? The president shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of Supreme Court to be Attorney General for India. क्लॉज 1 से हमें यह पता चलता है कि अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करने वाला कौन होता है? गवर्नमेंट. और क्वालिफिकेशन क्या होंगी अटॉर्नी जनरल की? अटॉर्नी जनरल की वही क्वालिफिकेशंस होंगी जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है. ऑलराइट. तो क्लॉज 1 हमें बताता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है और क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल. ठीक है. अब क्लॉज 2 हमें बताएगा फंक्शंस या ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स and to perform such other duties of legal character as may from time to time be referred or assigned to him by the president. ठीक है. तो प्रेसिडेंट को जब भी एक लीगल एडवाइस की जरूरत होगी या प्रेसिडेंट को कोई लीगल ड्यूटी परफॉर्म करनी है, लीगल ड्यूटी के लिए कोई इंसान चाहिए, तो वो अटॉर्नी जनरल की तरफ देखेगा. ऑलराइट. तो प्रेसिडेंट
अपॉइंट करता है आपके अटॉर्नी जनरल को, और प्रेसिडेंट ही असाइन करता है अटॉर्नी जनरल को ड्यूटीज, और प्रेसिडेंट ही सीक करता है लीगल मैटर्स पे एडवाइस अटॉर्नी जनरल की। हां, यह बात तो आपको पता ही होगी कि इधर प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, यूनियन गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट चलता है। ऑलराइट, अच्छा, सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं फंक्शंस असाइन करता अटॉर्नी जनरल को, अटॉर्नी जनरल हैज टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फंक्शंस दिए हैं अटॉर्नी जनरल के, तो अटॉर्नी जनरल को वो भी परफॉर्म करने पड़ेंगे, और अटॉर्नी जनरल को वो भी परफॉर्म करने पड़ेंगे फंक्शंस जो पार्लियामेंट बाय लॉ बताएगा। तो अटॉर्नी जनरल एक तरह से प्रेसिडेंट के अंडर तो है ही, बट पार्लियामेंट के अंडर भी। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ निकालता है जिसमें वो कुछ फंक्शंस दे देता है कि अटॉर्नी जनरल को ये परफॉर्म करना है, तो अटॉर्नी जनरल को वो करना पड़ेगा। ऑलराइट, वैसे अटॉर्नी जनरल एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट के अंडर होता है। क्लियर? इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लॉज 3 हमें यह बताता है कि गवर्नमेंट का एडवोकेट की तरह काम कर रहा है अटॉर्नी जनरल, राइट? तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी अटॉर्नी जनरल करता है। तो अटॉर्नी जनरल अगर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ही शुड हैव द राइट टू ऑडियंस इन कोर्ट्स ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट किसी केस में पार्टी है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अटॉर्नी जनरल होगा, तो उस अटॉर्नी जनरल को यह राइट तो होना चाहिए कि उसे सुने लोग, उसे जजेस सुने डिफरेंट कोर्ट्स में, राइट? सो क्लॉज 3 देता है राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स अटॉर्नी जनरल पे। क्लियर? अच्छा, क्लॉज 4 क्या बताएगा? क्लॉज 4 बताएगा दैट द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, कोई फिक्स टर्म नहीं है अटॉर्नी जनरल का। अटॉर्नी जनरल तब तक ऑफिस में रहेगा जब तक उस समय की गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कभी भी अगर चाहे तो वो अटॉर्नी जनरल को बाहर निकाल सकती है, राइट? तो उसका कोई फिक्स टर्म नहीं है। He stays in the office during the pleasure of the president and shall receive such remuneration as the president may determine. तो उसके जो सैलरी होगी, पेंशन वगैरह, जो भी उसकी सारी चीजें होंगी, रेम्यूनरेशंस होंगी, वो पार्लियामेंट नहीं डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। तो एक तरह से पूरा का पूरा प्रेसिडेंट के कंट्रोल में है अटॉर्नी जनरल। ठीक है? एक तो वो ऑफिस में भी तब तक रह सकता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे, और प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा उसे कितने पैसे देने हैं। मेक सेंस? ठीक है, चलिए अब थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं पावर्स, ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस। कॉन्स्टिट्यूशन से हमें थोड़ा सा तो आइडिया लग गया पावर्स, ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस का। अब और देखते हैं और क्या है। द अटॉर्नी जनरल appears on behalf of the government in all cases, including suits, appeals and other proceedings in the Supreme Court in which GOI, Government of India, is concerned. ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। क्लियर? He also represents the government of India in any reference made by the president to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution. Article 143 of the Constitution क्या है? Advisory jurisdiction का। अगर प्रेसिडेंट को या यूनियन गवर्नमेंट को कभी सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस चाहिए होती है, तो अंडर आर्टिकल 143 वो ले सकता है, राइट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा उस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में या उस एडवाइजरी ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट के लिए? वो रिप्रेजेंट करेगा अटॉर्नी जनरल। ऑलराइट, नाउ अटॉर्नी जनरल का ऑफिस ना यूएसए में भी होता है, बट इंडिया के अटॉर्नी जनरल और यूएसए के अटॉर्नी जनरल में फर्क पता है क्या है? इंडिया का अटॉर्नी जनरल ना कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, बट यूएसए का अटॉर्नी जनरल के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। लीगल मैटर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना वो अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए का हक है, या अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए की पावर है। इंडिया का जो अटॉर्नी जनरल है उसके पास एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने का हक नहीं है, वो सिर्फ एडवाइस देने के लिए है, प्लस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लीगल पॉलिसी बनाना या लीगल डिसीजंस लेना या लीगल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करने का काम है लॉ मिनिस्ट्री के पास। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास है सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। जो अटॉर्नी जनरल होगा वो सिर्फ एडवाइस करेगा और रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट को। तो इसीलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए से हम अलग है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो हमारा अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है ना, वो वैसा ही है जैसे इंग्लैंड में है। क्लियर? यूएसए से मिलता जुलता नहीं है। The Attorney General is not a government servant और a whole time counsel. गवर्नमेंट का ये फुल टाइम लॉयर नहीं है, और ये गवर्नमेंट के फुल टाइम काउंसिल नहीं है, और गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं है। इसीलिए अटॉर्नी जनरल इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। तो जो अटॉर्नी जनरल होगा ना, जो गवर्नमेंट का लॉयर है, ही इज नॉट बैंड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। वो अपना प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकता है। क्लियर? The Attorney General can accept briefs but cannot appear against the government. हाँ, ये है कि वो अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस तो कर सकता है, बट गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। क्लियर?
ही कैनॉट डिफेंड एन अक्यूज्ड इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अगर किसी इंसान पे, किसी बंदे पे कोई मर्डर का केस चल रहा है या रॉबरी का केस चल रहा है, कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है, तो उसको भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता अटॉर्नी जनरल, बिकॉज वो जो केस लड़ा जा रहा होता है ना, क्रिमिनल केस, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही लड़ा जा रहा होता है। इसीलिए जैसा कि हम जानते हैं अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट के खिलाफ तो लड़ नहीं सकता, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इसीलिए अटॉर्नी जनरल कैनॉट डिफेंड एन अक्यूज्ड इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। Clear? And he can also not accept the directorship of a company without the permission of the government. किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं लग सकता, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। Alright? Now, though the Attorney General of India is not a member of the cabinet, कैबिनेट का पार्ट नहीं होता, जैसा कि इंग्लैंड में है। इंग्लैंड का भी जो अटॉर्नी जनरल है वो कैबिनेट का पार्ट नहीं है। He shall have the right to speak in the House of Parliament or in any committee thereof, but shall have no right to vote. आर्टिकल 88 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये बोलता है कि अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस उनके पास राइट टू वोट का वो नहीं है, हक नहीं है। ऑलराइट, नाउ जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, अगर वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जो एक एमपी की प्रिविलेजेस होती है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस होती हैं, वही प्रिविलेजेस अटॉर्नी जनरल की होंगी। तो जितनी भी प्रिविलेजेस एमपीज को दी जाती है, अटॉर्नी जनरल को भी दी जाएंगी। बस एमपी के पास एक और एक्स्ट्रा प्रिविलेज है, और वो क्या है? राइट टू वोट। क्लियर? The Attorney General is to be consulted only in legal matters of real importance and only after the Ministry of Law has been consulted. ठीक है? Now, all references to the Attorney General are generally made by Law Ministry. ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई लीगल ओपिनियन चाहिए होता है तो वो लॉ मिनिस्ट्री के पास जाती है, और लॉ मिनिस्ट्री अटॉर्नी जनरल के पास जाती है। क्लियर? मेक सेंस? नाउ अटॉर्नी जनरल के अलावा अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए एक सोलिसिटर जनरल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, प्लस सोलिसिटर जनरल के साथ 4 एडिशनल सोलिसिटर जनरल्स भी अपॉइंट किए जाते हैं। ये सारे लॉयर्स होते हैं जो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि सोलिसिटर जनरल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, बट अटॉर्नी जनरल इज। क्लियर? अब ये जो हमने चीज डिस्कस करी थी ना कि पार्लियामेंट में राइट टू स्पीक या राइट टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो अटॉर्नी जनरल का है, वो आता है आर्टिकल 88 से। आर्टिकल 88 को भी एज इट इज पढ़ते हैं। एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस एंड एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर, बट shall not by virtue of this article be entitled to vote. क्लियर? यही डिस्कस करा था हमने। प्लस एक और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो ये बताता है कि अटॉर्नी जनरल की प्रिविलेजेस क्या होंगी, या अटॉर्नी जनरल की वही प्रिविलेजेस हैं जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैं। वो आर्टिकल है आर्टिकल 105 क्लॉज 4। तो आर्टिकल 105 क्लॉज 4 में ये दिया है कि एमपी की जो प्रिविलेजेस होंगी वो ये अटॉर्नी जनरल की होंगी। आर्टिकल 105 क्लॉज 4 क्या कहता है? द प्रोविजंस ऑफ द क्लॉज 1, 2, 3, ये क्लॉज 1, 2, 3 में ही सारे एमपी के प्रिविलेजेस दिए हुए हैं। द प्रोविजंस ऑफ द क्लॉज 1, 2, 3 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू पर्संस who by virtue of this constitution have the right to speak, and attorney general has the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of a house of parliament or any committee thereof as they apply in relation to members of parliament. तो ये क्लॉज क्लियरली क्या बताता है कि वो इंसान जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे ये पावर दी है, उसके पास सेम प्रिविलेजेस होंगे जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है अटॉर्नी जनरल का ऑफिस। ना अटॉर्नी जनरल जो है ना, वो एडवोकेट होता है यूनियन गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को असिस्ट करता है लीगल मैटर्स पे। जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है ना, उन्हें लीगल मैटर्स पे असिस्ट करने के लिए एक और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसका नाम है एडवोकेट जनरल। नाउ एडवोकेट जनरल एक तरह से बिल्कुल सेम उसके राइट्स, प्रिविलेजेस, ड्यूटीज, फंक्शन है जो कि एक अटॉर्नी जनरल के होते हैं। बस फर्क यह है, एडवोकेट जनरल जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का लीगल ऑफिस, लीगल वो है, एडवाइजर है, और जो अटॉर्नी जनरल है वो यूनियन गवर्नमेंट का है। अब एडवोकेट जनरल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं, कौन से आर्टिकल्स एडवोकेट जनरल को डिस्कस करते हैं, वो यहां पे दिए हुए हैं। आर्टिकल 165 क्या है? द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। मतलब कि एडवोकेट जनरल जो होगा उसे गवर्नर अपॉइंट करेगा और उसी बंदे को अपॉइंट करेगा जो कि क्वालिफाइड होगा टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, बाकी ये जो क्लॉज 2 है ये बिल्कुल सिमिलर है आर्टिकल 76 के क्लॉज 2 का। क्लियर? तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एडवाइस देगा गवर्नमेंट को और सारे लीगल मैटर्स पे असिस्ट करेगा गवर्नमेंट को।
क्लियर? और क्लॉज 3 में भी दिया हुआ है, द एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जैसे अटॉर्नी जनरल प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे था, एडवोकेट जनरल प्लेजर ऑफ द गवर्नर पे है। और एडवोकेट जनरल की सारी रेम्यूनरेशन, सारी सैलरी वगैरह जो भी उसे पैसा मिलेगा वो गवर्नर डिसाइड करेगा। क्लियर? अच्छा, एडवोकेट जनरल के पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट करने का राइट होगा? बिल्कुल होगा। अगर अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके पास राइट टू स्पीक है इन द पार्लियामेंट, तो एडवोकेट जनरल के पास भी राइट होगा टू स्पीक इन लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये राइट उसके पास कहां से आता है? आर्टिकल 177 से। क्लियर? और आर्टिकल 194 क्लॉज 4 क्या बताता है कि जो एक एमएलए की प्रिविलेजेस होंगी ना, वही प्रिविलेजेस होंगी आपके एडवोकेट जनरल की। बस फर्क क्या होगा कि एडवोकेट जनरल हैज नो राइट टू वोट। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल का ऑफिस। Alright, if you have any doubts in this video, with respect to this video, then please write those doubts in the comment section below. I'll be waiting for them. Alright, and that's about it. Thank you so much.